आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 11th में है। इसका 2 सेक्शन है। एक है आपका, इसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस सेक्शन में हम लोग, इस चैप्टर में ये दोनों पोर्शन को हम लोग है ना पढ़ेंगे। ऐसे अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम की, हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे दो, जिसमें कि है आपका केमिकल और आयोनिक। इसको अब इस तरह से आप सिंपली देखेंगे टोटल स्टार्टिंग से कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कितना टाइप का, दो टाइप का, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस खाली जानेंगे इसके बारे में, इसी पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग बात करें तो बहुत सारा आपका आएगा, लेकिन जैसे स्टेट के बीच में चूंकि फिजिकल वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो भी स्टेट है, जैसे आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उनके इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग देखेंगे। केमिकल में जो हम लोग को पढ़ना है, ये दो इक्विलिब्रियम आता है आपका। केमिकल आपका जब केमिकल आ गया, केमिस्ट्री आ गया, तो दो इक्विलिब्रियम हो गया केमिकल में। क्या क्या हो गया, एक हो गया कोवेलेंट इक्विलिब्रियम और एक हो गया आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग कह सकते हैं कोवेलेंट इक्विलिब्रियम और कह सकते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये हमारा दो हो गया। अगर कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग ये कह रहे हैं। तो उसका एग्जांपल में PCl5 अगर हम लोग ले लें, PCl3 और Cl2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम। तब है कि एक इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सिर्फ एक एरो से काम नहीं चलेगा। आप देखते होंगे यहाँ पे आपका दो एरो दिया रहता है, इस तरह से और इस तरह से। मतलब किसी भी स्टेज, रिएक्शन के किसी भी स्टेज पे आपका जितना फॉरवर्ड का रेट होगा उतना ही बैकवर्ड का रेट होगा। ये इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी खाली बस एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें आयंस आपके नजर आएंगे, तो आप कह सकते हैं CH3COOH, और अगर ये टूटा तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। मतलब किसी भी समय पे ये यहाँ से जितना ये टूट रहा है उतना ही ये क्या हो रहा है, रिटर्न इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रहा आपका कोवेलेंट इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लासिफिकेशन रहा मेनली आपका, जो है ना, ये आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट की, कोवेलेंट को हम लोग फर्दर जो है ना हम लोग डिवाइड करते हैं। तब क्या है, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं कोवेलेंट का जो हम लोग डिवीजन है, इसको मिटा दीजिए। कोवेलेंट को हम लोग दो टाइप में बांटे हैं। क्या क्या है आपका, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का अगर एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा यहाँ पे, बाकी हम लोग डिटेल में चलेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं N2 है, यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ N2 है और आपका 3H2 है, और ये बन रहा है आपका इक्विलिब्रियम। अब तो एक साइन देने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे दो साइन देना होगा हमको इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहे हैं तो। और क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, और ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम स्टेट में हो। किसमें हो, सेम स्टेट, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस, तब कहेंगे हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है एक ऐसा स्टेट जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग बात करें
तो CaCO3 और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ आपका, तो ये आता है CaO, ये सॉलिड के रूप में, ये भी क्या है आपका सॉलिड के रूप में। अब प्लस बनता है आपका CO2 और ये क्या बनता है, गैस बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, मतलब आपका रिएक्टेंट आपका सॉलिड में है, अब प्रोडक्ट में भी आपका कुछ सॉलिड है और कुछ गैस है, मतलब सेम फेज में ना रहे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में रहा है, तो ये आपका कहलाता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, चूंकि हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है फिजिकल इक्विलिब्रियम को, तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग करते चलते हैं और समझ लेते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहला जो टाइप है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ये होगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपका होगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें, तो मतलब कुछ सॉलिड जो है वो लिक्विड के साथ क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो समझिएगा, एक मान लेते हैं एक जार लीजिए आप, ठीक है, एक जार लें और इसमें क्या हो आपका पानी हो, ठीक है, और ऐसे करके, और इसी में आपका क्या डाला हो, आइस क्यूब डाला हो, क्या डाला हो, आइस क्यूब डाला हो। और इसका जो टेम्परेचर हो, इसका जो टेम्परेचर हो वो कितना हो आपका 0 डिग्री सी हो। तभी क्या होगा कि अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो 0 डिग्री सी पे आपका कुछ वाटर भी रहेगा और आपका क्या रहेगा, आइस भी रहेगा, क्या रहेगा, आइस भी रहेगा और एक साथ रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कितना है आपका 0 डिग्री सी आप मेंटेन किए हुए हैं। मतलब इस कंडीशन में जो आपका जो आइस है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, वाटर के साथ। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि मतलब ये जो आइस रखा हुआ है क्या ये वाटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो क्यों फिर ये बचा इक्विलिब्रियम में कैसे कहेंगे, तो जितना आइस वाटर में कन्वर्ट कर रहा है 0 डिग्री सी पे आपका क्या है, उतना ही वाटर क्या है फिर से आइस में कन्वर्ट कर जा रहा है। मतलब जितना ये कन्वर्जन हो रहा है आइस से लिक्विड में, उतना ही आपका लिक्विड से फिर क्या हो जा रहा है, आइस में हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम rate of fusion is equal to rate of freezing of water, ठीक है। ठीक है, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। समझ में आया। तो ये है आपका, ये चूंकि आपका सॉलिड फेज में रहता है और ये आपका क्या है, लिक्विड है, तो यही है आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब हम लोग दूसरा इक्विलिब्रियम है वो क्या रहेगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दूसरा जो है वो क्या है आपका, लिक्विड ठीक है। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है, तो लिक्विड जो है ना वेपर के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, मान के चलिए कुछ इस तरह से जो है ना, यहाँ पे ऐसे करके कोई कंटेनर बना दिए हैं आप, ठीक है। और इसमें क्या है आपका वाटर रख दिए, क्या है आप वाटर रखा हुआ है, ठीक है, आपका वाटर रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड से इसको वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिक्विड से वेपर बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करके गैस करेंगे ना। और तब क्या करेंगे, ऊपर से कुछ कूल करने का जो है ना कुछ सामान रख देंगे, कुछ क्या करें यहाँ पे कुछ ऐसा रख देंगे जो इसको कूल कर सके, क्या कर सके, कूल कर सके। ऐसा भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तभी क्या होगा कि तो ये स्ट्रक्चर या तो इस तरह से बनाइए या फिर ऐसे करके, नहीं तो ऐसा ही कर दीजिए सीधा डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या कर दें, कूल करने का कोई सामान रख दें। और नीचे से क्या करें, नीचे से हम लोग गर्म कर रहे हैं, नीचे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, नीचे से हम लोग गर्म कर रहे हैं। तभी क्या है ये वेपर बनेगा और ऐसे ऐसे उड़ेगा,
उड़ेगा, वेपर बनेगा और ऐसे ऐसे उड़ेगा। और जब उड़ेगा और जब अपर सरफेस पे ये जो कूल सरफेस है, इसे कुछ ऐसा करके बर्फ का सिल्ली वगैरह रख दे मान लेते हैं, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से वो कंडेंस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा आपका, कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर फिर से कहाँ आएगा, इसी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर दें, और नीचे से क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो ये वेपर उड़ेगा और फिर से आपका आ जाएगा। तो जितना वाटर से वेपर बनेगा उसी समय उतना ही वो जो वेपर जो है ना कंडेंस करके क्या बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। वेपर लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे गैस भी लिखा रहा है तो भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप कह सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे देगा ना, यहाँ पे इस कंडीशन में आप कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपका जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन is equal to rate of कंडेंसेशन। ठीक है, जो कंडेंसेशन होगा उसके रेट के बराबर हो जाएगा जितना आपका ये हाँ। आप लेकिन ये कब होगा, जब क्लोज कंटेनर रहेगा तब। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मान लेते हैं ये कंटेनर क्लोज ना रहे तो यहाँ से वेपर बन के निकल जाएगा ना, वेपर बन के निकल जाएगा, तो जितना वेपर बना क्या उतना आपको फिर कूल होके वो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तब है आपका सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे आपका ये इस तरह से एक सॉल्यूशन है और इसमें एक शुगर का जो है ना, एक चीनी का हम बहुत मतलब मिश्री या चीनी का जो है ना ढीला डाल दिए। ठीक है, तभी क्या है, ये सॉल्यूशन भी क्या है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मान के चलिए कि ये जो सॉल्यूशन है आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके ऊपर से हम लोग ये क्या है आपका शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया है, शुगर का जो है ना एक बड़ा सा आपका सॉलिड जो पार्टिकल है शुगर का हम लोग डाल दिए हैं। अब क्या है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें शुगर अब डिसॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें सफिशिएंट अमाउंट जितना होना चाहिए था उतना आपका क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उतना आपका सॉल्यूट क्या है आपका प्रेजेंट है। तभी क्या है आपका कि फिर कैसे होगा, तब क्या है कि ये जो है इस समय आपको लग रहा है जहां कि ये शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, वहीं आप थोड़ी देर के बाद, अगर आप थोड़ी देर के बाद इसके सरफेस को देखिएगा ना, इसके सरफेस को देखिएगा तो इसका सरफेस रफ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, रफ नजर आएगा। ये रफनेस इसलिए होता है कि आपका क्या है, कुछ शुगर जो है ना, कुछ शुगर का पार्टिकल क्या हो गया, इसमें डिसॉल्व हो गया, और जितना पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होगा उतना ही पार्टिकल ये इस सॉल्यूशन में से उठ के फिर कहां चला आया, इस शुगर में चला आया, इस पे डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। इसलिए सरफेस क्या होता है, रफ हो जाता है। तो ये आप एक्वस कह सकते हैं और ये आपका सॉलिड शुगर, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तब क्या है आपका कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत? इसी तरह से आपका गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम भी रहता है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम को ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, तो यहीं पे हम खाली बस बतला देते हैं आपका। अगर हम लोग बात करें 4th नंबर की, तो गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, गैस सॉल्यूशन आपका इक्विलिब्रियम क्या है आपका, CO2 एक्वस और CO2 गैस ले लीजिए। मतलब यहाँ पे CO2 जो है ना आपका गैस है, और वो इक्विलिब्रियम है किसके साथ, आप कह सकते हैं CO2 आपका
एक्वस के साथ, ठीक है, एक्वस के साथ क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना आपका जो CO2 जो है ना डिजोल्व होगा आपका किसमें, लिक्विड में, उतना ही आप लिक्विड से क्या हो जाएगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रहा किसका, फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट, ठीक है। तब है कि हम लोग अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है तो सबसे पहले हमको रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को आपको समझना होगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग बस समझ लेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो अगर रिवर्सिबल की बात करें तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है बैक इनटू रिएक्टेंट में, सीधा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कह सकते हैं इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which product can be converted back into reactant, ठीक है, is called रिवर्सिबल रिएक्शन। इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। तो इस तरह के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब है कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे H2 बोले और यहाँ पे 3N2 और 3H2 बोले, और ये अगर इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको ये साइन देना होगा और आपका ये हो गया। तो ये किसका हो गया, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब है हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट जो है ना वो रिएक्टेंट में चेंज कर सकता है। मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as well as backward direction, ठीक है, एज वेल एज आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही जाएगा ना, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए? नहीं। तब है कि मतलब ये रिएक्शन जो है ना हमारा किधर भी हो सकता है। रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में भी जा सकता है और प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में भी आ सकता है। मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा क्या, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसी में ये अभी रिवर्सिबल को थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। अगर एक लाइन हम लोग और बात करें रिवर्सिबल का कि reactant not completely converted into प्रोडक्ट, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है ना, आप दे सकते हैं आप रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम की, कि जैसे आपका घर में जो है ना आपको सुबह सुबह चाय मिला, ठीक है, आपका चाय मिला यहाँ पे प्लेट में रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा डंटी वंटी सब लगा है, अमीर आदमी हैं आप लोग, आराम से जो है ना यहाँ पे चाय पी रहे हैं, यहाँ पे वेपर आ रहा है।
अभी थोड़ी देर के बाद चाय ठंडा होगा, ठंडा होगा, कहते हैं ना, मम्मी कहती है कि उठ जाओ चाय ठंडा हो जाएगा, ठीक है ठंडा हो रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा कभी देखे हैं कि सुबह उठे चाय रखा हुआ है, चाय हीट रिलीज करते 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 वो आइसक्रीम बन गया या बर्फ बन गया, ऐसा नहीं देखे ना। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब जिसको हम जिस कंडीशन को कहते हैं कि ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद भी अगर आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सी ही रहेगा। तो इस टेम्परेचर पे आने के बाद क्या है, अभी ये हीट लूज नहीं करता है, करता है, लेकिन जितना ये लूज करता है ना उतना ही क्या कर लेता है, गेन कर लेता है इन्वायरमेंट से। समझ में आ रहा है? तो हमको लग रहा है कि वहां पे हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हीट लूज भी कर रहा है और हीट गेन भी कर रहा है, तो इसको रिवर्सिबल कह रहे हैं। और ऐसा सिचुएशन जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। क्यों, जैसे यहां पे हम लोग लिखे ना कि रिएक्टेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये कब होगा, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो पहले अब इसको समझ लिए, इररिवर्सिबल को समझ लेते हैं। तब है कि अगर इररिवर्सिबल की हम लोग बात करते हैं तो कह सकते हैं दोज chemical reaction in which product cannot be converted back into रिएक्टेंट। ठीक है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो मतलब ये जो रिएक्शन है हमेशा एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। रिएक्शन प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये ओपन कंटेनर में हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका ओपन कंटेनर में। याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्लोज कंटेनर का होना बहुत जरूरी है, रिवर्सिबल के लिए, नहीं तो फिर अमाउंट घट जाएगा ना। इसलिए अगर इसकी बात करते हैं, इररिवर्सिबल की बात करते हैं, तो ये ओपन कंटेनर में भी हो सकता है। जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, ठीक है, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। समझ में आया? ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। चलिए, तो मतलब यहां पर हम लिख लीजिए कि ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, नॉट अटेन ठीक है, इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं ड्रिंक करेगा। तब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज a state of reversible reaction, state of reversible reaction, ठीक है, या रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं, एट विच, प्रोसेस ही कह दीजिए यहां पे, एट विच कंसंट्रेशन of reactant is equal to concentration of reactant, आपका इक्वल नहीं, कैन नॉट चेंज होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट do not show any variation या any change, ठीक है, with passage of time। passage of time, चलिए
तब क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं इसी को और करके लिखना है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो लिखे कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर कंसंट्रेशन ना समझ में आ रहा हो तब क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, equilibrium is a state when rate of forward reaction, rate of reaction becomes equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब आपके पॉकेट में 100 रुपया है, 10 रुपया निकल गया, उसी समय 10 रुपया कोई दे दिया, आपको घटा क्या? नहीं। इसका मतलब ये कहे तो आपके पॉकेट से पैसा नहीं निकला। आपके पॉकेट में 100 रुपया था, 10 रुपया निकला, 10 रुपया उसी समय आ गया, तो घटा क्या? नहीं घटा। मतलब कहने का मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ना बैकवर्ड रिएक्शन के जस्ट बराबर है। क्या है? जस्ट बराबर है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि समझ लीजिए आपका टंकी है, पानी का टंकी है। मान लीजिए आपका पानी का टंकी है, ये इस तरह से जो है ना आपका पानी का टंकी यहाँ पे है। आप मोटर से पानी भर रहे हैं, मोटर से क्या पानी भर रहे हैं, और जिस रेट से आप पानी भर रहे हैं उसी रेट से अगर यहाँ से निकल रहा हो, उसी रेट से निकल रहा हो, तो कभी आपका ये मोटर टंकी भरेगा? नहीं भरेगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये टंकी इतना भरा हुआ है, इतना पहले से भरा हुआ है, ठीक है, इतना पहले से भरा हुआ है, और आप जिस रेट से अब भरना शुरू कर रहे हैं उसी रेट से ये निकल रहा है, तो कभी ये इस लेवल से कभी ऊपर जाएगा। यही तो इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है? मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं इसका रेट ज्यादा हो जाए, इसका रेट क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, और इसका निकलने का रेट क्या हो? कम हो, तो ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अगर इसका निकलने का रेट ज्यादा हो और इसका आने का रेट कम हो, तो क्या है? ये टंकी अपने आप खाली हो जाएगा, मोटर चलते भी रहेगा, लेकिन कभी नल में पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका मान के चलिए आपका आमदनी 10 रुपया है, खर्चा 12 रुपया है, तो कभी हो पाएगा? पूरा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो जिस रेट से आपका आ रहा है उसी रेट से जा रहा है। इक्विलिब्रियम को बच्चे लोग समझ लेते हैं ना कि उस सिचुएशन में कुछ नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में बहुत कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है? सबसे एक्टिव स्टेज कहते हैं इक्विलिब्रियम को, जहां जितना रेट से आपका कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रेट से आपका क्या हो रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तब है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे एक ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बनाना चाह क्या रहे हैं, बना ही रहे हैं। आपका यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा इसको आप। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? टाइम रखते हैं। क्या रखते हैं? आपका टाइम रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन रखेंगे। चलिए यहाँ पे रख दिए। अभी क्या है, जो यहाँ से एक ग्राफ ऐसे आ रहा है कुछ समय के ऐसे, ये जो हो जाता है ना आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जब टाइम आपका 0 है तो आपका प्रोडक्ट क्या है? 0 है, उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। तभी क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये बता रहा है कि आपका रिएक्शन क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्टेंट का, तो ये यहाँ से कुछ तो कंसंट्रेशन रहेगा और तुरंत नहीं घटता है। क्या होता है? तुरंत नहीं घटता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि एक समय आता है जहां से ये क्या हो जाता है, ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, लगभग आपका दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी एकदम स्ट्रेट ऐसे करके स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जो है ना वो कस के आपका जल्दी से डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में और समय आते आते फिर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। ये पोजीशन जहां पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए इस तरह से आपका लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी क्या है कि यहाँ पे ये गैप क्यों है? सर ये गैप क्यों है? तो देखिए कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, चाहे आप पानी काहे नहीं गर्म कर रहे हो, वो तुरंत नहीं गर्म होने लगता है, कुछ तो टाइम लेता है ना, वो प्रोडक्ट में चेंज होने में। तो रिएक्टेंट आपको स्टार्टिंग में जो है ना, कभी भी आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन तो हाई है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा आपका किसका है? रिएक्टेंट का है। अब प्रोडक्ट का क्या है? आपका 0 कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन हाई है आपका। लेकिन जैसे जैसे आपका समय है इस तरह से आते आते एक टाइम ऐसा लगेगा कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या अमाउंट इक्वल है दोनों का? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखिए
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब इतना रह गया जो कि इतना था, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो इतना था वो कितना हो गया, इतना हो गया। मतलब समझ रहे हैं, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बढ़ गया है, कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया, और एक ऐसा टाइम आया कि अब इस टाइम पे जितना वो लूज कर रहा है या प्रोडक्ट में बन रहा है उतना ही अब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया? इस ग्राफ को बुक में कहीं कहीं बुक में आपको इस तरह से भी बनाया रहेगा, तो ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, समझिएगा दोनों सेम ही चीज है। आप यहां पे क्या लीजिए, टाइम ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे आपका क्या ले लीजिए, रेट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, रेट ले लीजिए, यहां पे आप इसको रेट कर दीजिए, ठीक है। दो अलग अलग ग्राफ बना के आपको दिखला दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान के चलिए कि इक्वल हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे है और ये क्या है आपका, रेट के बेसिस पे है। समझ में आया? इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस पॉइंट्स को या इस लाइन को क्या कहिएगा, अब ये रिएक्शन क्या है, यही है, तो यही आपका इक्विलिब्रियम है। समझ में आया? यहां मत लिखिए अब, ठीक है, यहां से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, और ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम को समझे हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फर्दर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इक्विलिब्रियम का। ठीक है, थैंक यू।